Data sufficiency, yes no question. Yes no question ask a question that needs to be answered yes or no. यानी कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर yes और no में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू 5, ये आपको डाटा दे दिया गया है और आपसे पूछा जाता है इज x ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि x इज इक्वल टू 5 है तो x ग्रेटर देन 3 होगा, तो आप कहेंगे कि यस x इज ग्रेटर देन 3. इसी तरह से अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है इज x ग्रेटर देन, तो इसका आंसर क्या होगा आएगा? क्योंकि x तो 5 है, क्या x ग्रेटर देन 15 है? आप कहेंगे कि नो. तो देखें, दोनों केसेस में आपने आंसर दे दिया. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर कि बाज़ का स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नो का मतलब है नो आंसर. नो का मतलब है आंसर आ गया, क्योंकि आपसे पूछा ये गया था कि यस या नो में बताएं. अगर आप बताने के काबिल हैं तो आपका आंसर आ गया. इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है इज़ एक्स पॉजिटिव नंबर इफ़ एम इज़ एन इंटीजर. अब आप देखें कि इसमें m जो है वो इंटीजर है और हमने बताना है कि x पॉजिटिव है या नहीं. x पॉजिटिव है या नहीं. पहली स्टेटमेंट में m स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब m क्या है? m इंटीजर है और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. तो m क्योंकि इंटीजर है और इसका स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा और ये इक्वल है x के. इसका मतलब है x पॉजिटिव है. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x पॉजिटिव है, लेकिन एक सिचुएशन और भी है, वो ये कि क्या x की वैल्यू मालूम है? नहीं, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो x में भी ज़ीरो हो, क्योंकि m जो है वो इंटीजर है और इंटीजर ज़ीरो भी हो सकता है. तो हो सकता है कि m की वैल्यू ज़ीरो हो और ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर इज इक्वल टू x है. अगर m की वैल्यू 0 रख दी जाए तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो गया. अब x इज इक्वल टू 0 होने की सूरत में x न्यूट्रल हो गया, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव. तो आप ये देखेंगे दो सिचुएशन हो गई. अगर m 0 के अलावा कोई नंबर है तो x पॉजिटिव आता है, और अगर 0 है तो x न्यूट्रल हो जाता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. अब हमारे पास दो सिचुएशन है कि ये पॉजिटिव है भी और सम सिचुएशन के अंदर, सम कंडीशंस के तहत ये नेगेटिव नहीं होता बल्कि न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव भी है और न्यूट्रल भी है. तो दो हमारे पास आंसर हैं. इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर. अब स्टेटमेंट 2 सिर्फ हमें ये बताती है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये अकेला तो कोई आंसर नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम इसे स्टेटमेंट 1 से मिला लें तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि आंसर दे सकें, क्योंकि फिर x 0 नहीं आ सकता. जब x 0 नहीं है तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये एक इंटीजर का स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव आएगा. इट्स मीन x इज पॉजिटिव. अगर हम सेकंड कंडीशन को भी मिला लें तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट मिलकर आंसर दे सकती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा C. दोनों से मिलाकर आंसर आएगा. इज x लार्जर देन 4. क्वेश्चन है इज x ग्रेटर देन 4. पहली स्टेटमेंट x इज लार्जर देन 0. हमें यहां से सिर्फ ये पता चलता है कि x इज पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर होगा. लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो ग्रेटर देन 4 है या नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, और x का ये नहीं बताया गया कि इंटीजर है, तो पॉइंट्स के नंबर भी इसमें शामिल हैं. इसलिए हमें बिल्कुल नहीं पता कि x ग्रेटर देन 4 है या नहीं. इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर. अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 पर, जो बताती है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 5. अब प्लस माइनस 5 तो दो आंसर हैं, एक आंसर नहीं आ रहा. इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर. ये भी अकेले आंसर नहीं दे सकती. अब हम दोनों को मिला लेते हैं.
पहली स्टेटमेंट हमें बताती है कि x पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट हमें बताती है कि x प्लस माइनस 5 है। अब पहली स्टेटमेंट के मुताबिक x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x नेगेटिव नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव 5 है, यानी कि हम दोनों को मिलाकर आंसर देने के काबिल हैं। इट्स मीन इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है इज x डॉट वाई पॉजिटिव, यानी कि x इंटू वाई इज पॉजिटिव, ये हमारे से क्वेश्चन किया गया है। अब आप ये देखें कि x y का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हों तो प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव होगा, या फिर ये दोनों नेगेटिव हों तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। पहली स्टेटमेंट x एंड y आर नेगेटिव, अगर x और y नेगेटिव हैं तो इट्स मीन x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यस, हम पहली स्टेटमेंट्स की मदद से आंसर दे सकते हैं, ये सफिशेंट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y। इससे हमें कुछ भी नहीं पता लग सकता, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि x बड़ा है तो हम कहते हैं कि x इज -3 और y इज -5। अब -5 इज लेस देन -3, तो ये तो ठीक है कि इससे ये सपोज वैल्यू से हमें पता लग गया कि ये हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि ये +5 हो और ये -5 हो, -3 हो, तो इस सूरत में ये नेगेटिव नंबर हो जाता है। यानी कि ये कंडीशन तो दोनों सूरतों में फुलफिल हो रही है कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, ये हमें आंसर देता है कि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी x ग्रेटर है, y लेसर है, यहाँ से हमें पता लगता है कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब है दो सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं, तो हम इसका आंसर नहीं मालूम कर सकते इस स्टेटमेंट से। इट्स मीन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सो द आंसर इज ए। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि k इज एन इंटीजर, k इंटीजर है। इज k डिविजिबल बाय 14, क्या k 14 से डिविजिबल है? पहली स्टेटमेंट k इज डिविजिबल बाय 7, अगर k 7 से डिविजिबल है तो पॉसिबल नंबर कौन से हो सकते हैं? 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, ये तमाम पॉसिबल नंबर्स हैं। तो इसमें से देखें कि 7 14 से डिवाइड नहीं होता, 21 डिवाइड नहीं होता, 35 नहीं होता, 14 होता है, 28 होता है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर देने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये नहीं बता सकती कि डिविजिबल है नहीं, क्योंकि कुछ नंबर डिविजिबल आ रहे हैं, कुछ डिविजिबल नहीं है। अगर k डिविजिबल बाय 7 है तो ये सेट बनता है और इसमें से कुछ नंबर k को डिवाइड करते हैं और कुछ नहीं। इट्स मीन कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनसफिशिएंट। अब हम डिविजिबल बाय 2 देखते हैं। इफ k डिविजिबल बाय 2 देन k की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अगेन k इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास इस तरह से सेट आ जाता है जो कि आगे भी चलेगा। इसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो 14 को डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं डिवाइड करते। इसका मतलब है अगर k डिविजिबल बाय 2 है तो हम नहीं बता सकते कि k 14 से डिवाइड होगा या नहीं। सेम सिचुएशन थी k इज डिविजिबल बाय 7 स्टेटमेंट 1 के अंदर, कि कुछ नंबर ऐसे थे जो k की वैल्यू अगर वो रखी जाती तो 14 से डिवाइड हो जाते, कुछ ना होते। जैसे 14, 28 हो रहा है, इधर भी 40, ये नंबर डिवाइड होता है, ये नंबर डिवाइड होता है, लेकिन बाकी नंबर 14 से डिवाइड नहीं होते। तो k की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डिविजिबल बाय 14 है और कुछ नहीं। दोनों ही कंडीशन अलोन इनसफिशिएंट हैं आंसर देने के लिए। अब हम दोनों को मिला लेते हैं कि डिविजिबल बाय 7 भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 14, ये डिविजिबल बाय 2 भी है और डिविजिबल बाय 7 भी है। इसी तरह से 28, ये डिविजिबल बाय 7 भी है और डिविजिबल बाय 2 भी है। आप देखें कि 7 इसमें शामिल नहीं है, 21 इस सेकंड सेट के अंदर नहीं है। इसमें
14, 28 है, इसी तरह से बाकी नंबर और भी आएंगे, लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जो नंबर 7 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 14, 14, 28, 28 ये वो नंबर हैं जो 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इट्स मीन दोनों कंडीशंस या दोनों स्टेटमेंट मिलकर आंसर दे सकती हैं, इसलिए आंसर होगा सी। इज एक्स ऑलवेज लेस देन वाई? क्या एक्स हमेशा वाई से लेस होगा, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, एक्स इज लेस देन 3। एक्स जो है वो लेस देन 3 है, लेकिन इससे हमें y का तो नहीं पता, इसका मतलब है ये इनसफिशेंट है। फिर है y इज ग्रेटर देन 3, ये अलोन इनसफिशेंट है क्योंकि x का नहीं पता। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लेते हैं। इसके मज़ीद समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं लाइन। ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। x की वैल्यू x लेस देन y है, लेस देन 3 है पहली स्टेटमेंट के मुताबिक, इसका मतलब है x की वैल्यूज इधर लाई करती हैं, ये x जा रहा है 3 से लेस है। y को देखें, y इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है y की वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज इधर हैं। अब आप खुद देखें कि x इज ऑलवेज लेस देन y। अगर दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर देखा जाए, क्योंकि x 3 से छोटा है वो इधर ही रहेगा और y जो है 3 से बड़ा है, तो y की हर वैल्यू x की हर वैल्यू से बड़ी है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर आंसर दिया जा सकता है। आंसर होगा सी। इस एग्जांपल में दिया गया है कि इज x पॉजिटिव नंबर? इज x पॉजिटिव, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बताती है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16a। अब दोनों साइड से a कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगेन दो वैल्यूज हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर, क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही हैं प्लस और माइनस। अब स्टेटमेंट नंबर 2 को देखें, x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन a। x जो है वो a से ग्रेटर है, लेकिन इसका इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं बनता और अकेला x इज पॉजिटिव नंबर, इससे कोई अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि a का हमें नहीं मालूम कि a की वैल्यू क्या है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनसफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। अब दोनों को मिलाकर देखें तो वही बात कि a तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। x इज प्लस माइनस 4 है और x इज ग्रेटर देन a है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर भी आंसर का नहीं पता चलता, तो आंसर होगा E। एग्जाम्पल है, वेदर द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर x इज एन इंटीजर, यानी कि x इंटीजर है, क्या इसका स्क्वायर रूट भी इंटीजर होगा? इसके लिए हम स्टेटमेंट 1 पर आते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ x इज 2। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक नंबर लेते हैं और उसका लास्ट डिजिट लेते हैं, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, और इधर हम लेते हैं लास्ट डिजिट इन स्क्वायर। अगर किसी नंबर के आखिर में 1 हो यानी कि यूनिट डिजिट 1 हो और हम उसका स्क्वायर लें तो उसका लास्ट डिजिट भी 1 होगा। अगर 2 लें तो 4 होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ 12 के आखिर में 2, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो आंसर आता है 144। देखें इस नंबर के शुरू में था 2, तो स्क्वायर के शुरू में आ रहा है या लास्ट डिजिट आ रहा है 4। इसका मतलब है कि 2 अगर लास्ट डिजिट हो तो लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 4। इसी तरह से 3 हो तो नंबर के लास्ट डिजिट 3 हो तो लास्ट डिजिट 9 आएगा स्क्वायर में, 4 हो तो 6 आता है, 5 हो तो 5 ही आ जाएगा। जैसे 25 का स्क्वायर, अब 25 के आखिर में 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 625 आता है, यानी कि स्क्वायर के अंदर भी 5 आ गया। इसी तरह 6 का
6 आता है, 7 का 9 और 8 का 4 और 9 का 1। इसके अलावा कोई डिजिट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो इधर भी ज़ीरो होगा। ये 10 के 10 डिजिट्स हैं। अगर आखिर में इनमें से कोई डिजिट आता है तो स्केयर के आखिर में ये वाले डिजिट्स आते हैं। अब आप देखें कि इसमें जो स्केयर के लास्ट डिजिट है उसमें 2, 3, 7 और 8 नहीं है, यानी कि इन तमाम स्केयर्स के लास्ट डिजिट्स में 2, 3, 7, 8 नहीं है। इसका मतलब वाज़ेह है कि किसी भी कंप्लीट स्केयर का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अब हमें इसे स्टेटमेंट में बताया गया कि लास्ट डिजिट ऑफ एक्स इज़ 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट डिजिट 2 है तो वो जो नंबर है x वो कंप्लीट स्केयर नहीं हो सकता, और कंप्लीट स्केयर नहीं है तो जब हम उसका स्केयर रूट लेंगे तो वो या तो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो स्केयर रूट ऑफ इंटीजर x इज़ नॉट इंटीजर इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ x इज़ 2। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम आंसर देने के काबिल हैं कि लास्ट डिजिट ऑफ x इज़ 2, देन इंटीजर x इज़ नॉट एन इंटीजर। नॉट के केस में हमारे पास आंसर आ रहा है। फिर हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 हमें बताती है कि x इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिविजिबल बाय 3 है तो कौन कौन से नंबर होंगे? 6, 3, 6, 9, 12 वगैरह वगैरह। अब आप देखें द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर x इज़ एन इंटीजर, तो आप ये देखें कि अगर मैं 3 का इंटीजर स्क्वायर रूट लूँ तो आंसर इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन अगर 9 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा 3। इसी तरह से बाकी आगे नंबर चलेंगे, लेकिन 3 और 9 की एग्जांपल से ही हमें पता लग जाता है कि 3 का स्क्वायर रूट लें तो इंटीजर नहीं आता, 9 का स्क्वायर रूट लें तो इंटीजर आएगा, बेशक वो प्लस है या माइनस है लेकिन है वो इंटीजर। इसलिए हम ये कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, क्योंकि ये 2 या मल्टीपल आंसर्स दे रही है। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। इस एग्जांपल में इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव है, इज़ x ग्रेटर देन 15, ये हमने बताना है। इज़ x ग्रेटर देन 15, पहली स्टेटमेंट x इज़ ग्रेटर देन 10। अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू कर लें इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एंड सो ऑन, ये अभी आगे जा रहे हैं। अब कहा जाता है कि x ग्रेटर देन 10, इसका मतलब है x की वैल्यूज़ इधर लाइक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इज़ x ग्रेटर देन 15, और 15 की ग्रेटर वैल्यू यहाँ से शुरू होती हैं, लेकिन x की वैल्यू तो ये भी हैं और ये भी हैं। अगर वो यहाँ पर है तो ग्रेटर देन 15 हो सकता है, लेकिन x तो इधर भी लाई करता है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 की तो ये वैल्यू भी आती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट हमें सिंगल आंसर नहीं देती, क्योंकि ये येस भी कह रही है और नो भी कह रही है। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट। x इज़ लेस देन 14, x इज़ लेस देन 14। अब 14 यहाँ से शुरू होता है, x की वैल्यू अब आपके पास ये है, तो यहाँ से हमें पता लगता है सवाल था क्या x ग्रेटर देन 15 है? नो, क्योंकि x की तो तमाम वैल्यूज़ 14 से छोटी हैं, तो 14 से छोटी वाली 15 से छोटी होंगी, तो x इज़ ग्रेटर देन 15 नहीं हो सकता। इसका आंसर भी नो में आ रहा है और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। एग्जाम्पल, इज़ x ग्रेटर देन 0, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि इज़ x ग्रेटर देन 0, मीनिंग कि x इज़ पॉजिटिव। ये हमसे पूछा गया है कि क्या x पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है -2x
लेस देन 0 है। अब टू इट सेल्फ प्लस माइनस नहीं होता, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये माइनस की वजह से लेस देन 0 है। अगर हम माइनस ख़त्म कर दें इसमें से तो ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2x इज़ ग्रेटर देन 0। माइनस हटाने के बाद ये रिवर्स हो गया। अगर माइनस नंबर लेस देन 0 है तो इसका जब माइनस ख़त्म करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट हमें आंसर देने के काबिल है कि यस x इज़ पॉजिटिव। अब x क्यूब इज़ ग्रेटर देन 0। क्यूब कभी भी साइन को इंटरफेयर नहीं करती, यानी कि -2 का स्केयर अगर हम लें तो ये 4 हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और -2 की अगर हम क्यूब लें तो ये होगा -8, यानी कि -2 नंबर था जिसके ऊपर पावर 1 थी, माइनस ही रहेगा। लेकिन इवन नंबर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऑड नंबर अगर होगा पावर में जैसे कि 3 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट्स मीन कि 2 अगर हम प्लस में लेते और इसका क्यूब लेते तो ये +8 आ जाता। अगर -2 लेते हैं और इसका क्यूब लेते हैं तो ये -8, यानी कि जो साइन नंबर का होता है क्यूब का साइन वही होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x इज़ पॉजिटिव, क्योंकि x क्यूब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो लाजमन x पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि क्यूब तो साइन चेंज करता ही नहीं है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी अलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। दोनों इंडिविजुअली आंसर दे रही हैं। स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट है, दोनों अलोन। इससे भी आंसर आ सकता है, इससे भी आ सकता है, एक दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी।